जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज का दिन कुछ ख़ास नहीं है, न राजनीति के लिहाज से और न खेल के लिहाज से। झारखंड की राजनीति में भी कोई बड़ी खबर नहीं है और देश की राजनीति में भी कोई बड़ी खबर नहीं है, सिवाय राहुल गांधी के लोकसभा में बजट पर दिए गए भाषण के। और झारखंड को लेकर सिर्फ एक खबर है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को बेल दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हेमंत सोरेन थोड़ी और राहत की सांस ले सकते हैं। और जहां तक ओलंपिक खेलों की बात है, भारत के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं गया। 3 इवेंट्स में उसको मेडल मिलने की उम्मीद थी, 2 शूटिंग में और 1 आर्चरी में, लेकिन किसी में मेडल आया नहीं, असफलता हाथ लगी। हॉकी में भी भारत अर्जेंटीना के साथ 1-1 का ड्रॉ खेल कर गया है। तो कोई आज का दिन बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन कुछ न कुछ बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है। तो शुरुआत हेमंत सोरेन से कर लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने रांची ज़मीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि हेमंत सोरेन की ज़मानत रद्द की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था और जिसमें यह कहा था कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं, यह बहुत ही तर्कसंगत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाई कोर्ट ने जिस ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को बेल दिया और उसने बेल देते समय अपने ऑर्डर में जो बात कही कि हेमंत सोरेन प्राइमा फेसी ये पाया गया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है, ये बहुत तार्किक है, बहुत रैशनल है। तो कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और इस फैसले के बाद एक जेमे में संदेश देगा राज्य की जनता को, अपने मतदाताओं को, कि किस तरह से उनको गलत आरोप में, झूठे आरोप में फंसाकर जेल में रखा गया 5 महीने तक। तो इस फैसले से बीजेपी ज़रूर ही बैकफुट पर जाएगी और जेएमएम इंडिया अलायंस को इस फैसले से बहुत राहत मिलेगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो बीजेपी पर ज़्यादा हमलावर भी होगी, क्योंकि जिस फैसले की, जिस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने तर्क संगत बताया है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर हेमंत सोरेन के लिए संजीवनी का काम करेगी। और अब यही नैरेटिव लेकर जेएमएम इंडिया अलायंस और हेमंत सोरेन चुनाव के मैदान में उतरेंगे कि ईडी ने उनके खिलाफ गलत केस बनाया और उनको जानबूझकर साजिश के तहत 5 महीने जेल में रखा गया। यही बातें बार बार हेमंत सोरेन पहले भी कह रहे थे कि उनको गैरकानूनी तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। जेएमएम भी यही कह रहा था कि उनको गलत तरीके से जेल में रखा गया। कल्पना सोरेन भी इन्हीं बातों को लेकर लोकसभा में उतरी थी और इसका फ़ायदा उनको ये मिला कि लोकसभा की 5 आदिवासी सीटें इंडिया अलायंस जीत गया, 3 जेएमएम को मिली, 2 कांग्रेस को मिली। तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश आया है ईडी की याचिका खारिज करने का, इससे हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस और जेएमएम के खेमे में आज खुशी का माहौल होगा, सेलिब्रेशन हो रहा होगा और भाजपा को इस फैसले से थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जिस करप्शन के मसले को लेकर वो हेमंत सोरेन को घेर रही थी, वो मुद्दा ही अब न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ये थी झारखंड की बात। अब आते हैं देश की राजनीति पर। संसद सत्र के 6वें दिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह और जो कमल के फूल के शेप में होता है और इसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है।
इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। ये वीडियो देख लीजिए राहुल गांधी का। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में और भी बहुत सारी बातें कही। राहुल ने कहा कि किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP मांग रहे हैं और आप 3 काले कानून ले आए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये जो 2 लोग हैं यानी अंबानी और अडानी, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, टेलीकॉम हैं, अब ये रेलवे में जा रहे हैं। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। अगर आप कहो कि इनके बारे में नहीं बोल सकते तो ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें तो बोलना ही है। राहुल की स्पीच में चक्रव्यूह के 6 किरदारों के जिक्र पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाना चाहिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं तो NSA, अंबानी और अडानी का नाम निकाल देता हूं। फिर राहुल ने पूछा कि क्या इन्हें A1 और A2 कह सकता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की हलवा सेरेमनी का फोटो दिखाते हुए कहा कि इसमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, आपने एक माइनॉरिटी और एक OBC को रखा, बाकी को तो फोटो में आने ही नहीं दिया। देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन इनको कहीं जगह नहीं मिलती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट से पहले मिडिल क्लास प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कोविड के समय जब थाली बजाने को कहा तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाओ तो जलाई, लेकिन आपने मिडिल क्लास की पीठ में और छाती में छुरी मारी। अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है और इधर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 95% जनता यह जानना चाहती है कि केंद्रीय बजट में हमारी भागीदारी कितनी है, बांटता कौन है। वही 2-3% लोग, और बंटता किन में है, वही 2-3% लोगों में। जाति जनगणना से देश बदल जाएगा। जाति जनगणना से आप लोग डरते हो, कांपते हो। आपने ये जो चक्रव्यूह बना रखा है उसे हम तोड़ने जा रहे हैं। हम इस हाउस में जाति जनगणना बिल पास करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम नहीं मालूम है। उन्होंने स्पीकर को चैलेंज करके गरिमा को गिराया है। इस पर राहुल बोले, A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ जो परिस्थिति बनी है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राहुल ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद हुए अग्निवीर के परिजन को कॉम्पनसेशन दिया गया, वो पूरी तरह से गलत था। अग्निवीर के परिवार को केवल इंश्योरेंस का पैसा दिया गया, आर्थिक सहायता नहीं दी गई, यही सच्चाई है। राहुल के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों को लेकर कभी भी सदन में स्टेटमेंट देने को वे तैयार हैं। राहुल ने लोकसभा में 46 मिनट का भाषण दिया।
इनमें 4 बार अडानी अंबानी का नाम लिया, 2 बार अपने मुंह पर उंगली रखी। स्पीकर ने भाषण के दौरान राहुल को 4 बार टोका और राहुल ने जब हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। तो ये संसद में आज दिन भर चला। तो राहुल गांधी पूरे फॉर्म में हैं। नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद से वे लगातार सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं और इस बार एक खास बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर हमला कर रहा है, वहीं बीजेपी इस बार बैक फुट पर बचाव करने की मुद्रा में नज़र आ रही है। तो ये एक देश की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव के पहले से ही अटैकिंग मोड में थे, अब वे संसद के अंदर और भी ज़्यादा अटैकिंग मोड में है। बीजेपी सफाई देने की मुद्रा में रहती है, बचाव की मुद्रा में रहती है। तो 99 सीटें लाने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया है, जबकि 240 सीटें लाकर भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी झलक रही है। दोस्तों, अब आते हैं ओलंपिक्स पर। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली शूटर मनु भाकर ने आज एक और उम्मीद जगा दी। मनु और सरबजोत 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड फाइनल में तीसरे स्थान पर रहे। ये जोड़ी मंगलवार को चौथी पोजीशन पर रही कोरिया से ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी। तो कल यानी मंगलवार को भारत एक पदक की उम्मीद कर सकता है। हालांकि भारत को आज 2 पदकों की उम्मीद थी, लेकिन ओलंपिक के तीसरे दिन भारत को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में निराशा हाथ लगी। भारतीय शूटर रमिता जिंदल फाइनल में हार गईं। वे 7वें स्थान पर रहीं और इसी इवेंट के मेंस फाइनल में अर्जुन बबूता मेडल से चूक गए, चौथे स्थान पर रहे और उन्होंने 208 यानी 208.4 अंक प्राप्त किए, चौथे स्थान पर रहे। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फाइनल मोमेंट्स में उन पर प्रेशर हावी हो गया और कुछ लो स्कोरिंग शॉट्स के कारण वे चौथे स्थान पर खिसक गए। नहीं तो वे लगातार तीसरे या दूसरे नंबर पर बने हुए थे और उम्मीद थी कि उनको सिल्वर और कम से कम ब्रॉन्ज तो जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बैडमिंटन की बात करें तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन के मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। यह जोड़ी ओलंपिक के टॉप 8 में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी है। सात्विक चिराग ने ग्रुप सी में एक जीत हासिल की। इस ग्रुप से जर्मनी की जोड़ी ने चोट के कारण नाम वापस ले लिया है, जबकि मेज़बान फ्रांस की जोड़ी अपने दोनों मैच हार चुकी है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया की जोड़ियां एक एक जीत से टॉप 8 में पहुंच गई, क्योंकि हर ग्रुप की 2 टीमों को क्वार्टर फाइनल खेलना है। एक और मेडल की आशा थी तीरंदाजी में यानी आर्चरी में, लेकिन निराशा हाथ लगी, क्योंकि भारतीय टीम आर्चरी के टीम इवेंट का क्वार्टर फाइनल मैच हार गई। टीम इंडिया को तुर्की ने 6-2 से हराया। इस टीम में तरणदीप रॉय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव शामिल थे। बैडमिंटन की ही बात करें तो लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल के ग्रुप स्टेज में अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लिया है। उन्होंने बेल्जियम के जूलियन कारागी को हराया। लक्ष्य ने पहले गेम में वापसी करते हुए जूलियन को 21-19 के अंतर से हराया। 43 मिनट यानी 43 मिनट चले इस मैच के दूसरे गेम में लक्ष्य ने एक तरफा अंदाज में 21-14 यानी 21-14 से जीत दर्ज की। लक्ष्य ने पहले मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को हराया था, लेकिन कॉर्डन चोट के कारण गेम से हट गए। ऐसे में लक्ष्य की इस जीत को गिना नहीं गया। ऐसे में उनको अगला मैच जीतना था, जो उन्होंने जीत लिया। और अब आते हैं हॉकी पर। 59वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल के दम पर भारतीय टीम ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ किया मैच को। भारतीय टीम लंबे समय तक 1-0 से पिछड़ रही थी, लेकिन 59वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर से गोल को तब्दील करने में सफलता मिली। भारत को इस पेनल्टी कॉर्नर से पहले 13 और पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, यानी कुल इस मैच में 14 पेनल्टी कॉर्नर भारत को मिले थे, जिसमें सिर्फ 1 पर गोल हो पाया। वहीं अर्जेंटीना को 4 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन सारे के सारे बेकार गए। अर्जेंटीना ने एकमात्र गोल जो किया वो फील्ड गोल किया था। तो भारतीय टीम ग्रुप बी में है, जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। इसमें भारत को अगला मुकाबला आयरलैंड से खेलना है, उसके बाद बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से उसको मुकाबला खेलना है। ये बहुत कठिन पूल है और पूल बी से 4-4 टीमें
क्वालिफाई करेंगी, जो क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगी। तो दोस्तों, न तो राजनीति में न खेल में, कुछ में भी आज का दिन कुछ खास नहीं रहा। तो सावन की सोमवारी थी, कांवरियों ने जल चढ़ाया, देश भर में भगवान शिव पर लोगों ने जल अर्पित किया। तो आज के दिन के लिए बस यही खास था। कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।